हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से आपका एक बार सीजी मैथोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, जो आपके आगामी एग्जाम जो प्रयोगशाला परिचारक के लिए है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये रहा अपना पहला सवाल। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है? किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है, क्या वो गुरुत्वीय विभव कहलाता है कि गुरुत्वीय त्वरण की गुरुत्वीय क्षेत्र या सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है दोस्तों, वो कहलाता है हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक मतलब जी इक्वल क्या होता है, तो आप देख पाओगे एफ इंटू, है ना, दोनों पिंडों के मध्य के बीच की दूरी, और यहाँ पर एम इंटू क्या हो जाता है, m2 हो जाता है। क्लियर है? इस चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है भाई। ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का फार्मूला। क्लियर है कि जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ मतलब गुरुत्वाकर्षण बल या बल इंटू क्या हो जाएगा, उनके मध्य, दोनों पिंडों के मध्य के बीच की दूरी इंटू दोनों द्रव्यमानों का आपस में गुणनफल क्या कहलाता है, हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। अब कई बार होता क्या है, कुछ ग्रहों में आप सुने होंगे कि वहां पर वायुमंडल नहीं है, पृथ्वी में वायुमंडल है। तो वायुमंडल का पृथ्वी में के आसपास रहना किस कारण से पॉसिबल है, तो हम कहेंगे भाई एक निश्चित बल के कारण वायुमंडल पृथ्वी से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। यदि पृथ्वी से इस बल को हटा दिया जाए तो आप देखना कि वायुमंडल भी कहीं गायब हो जाएगा। तो उस बल को हम कहेंगे, जिसको वायुमंडल को पकड़ कर रखा है, वो होता है दोस्तों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए होगा, गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी जो है वो पृथ्वी के वातावरण में है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। ये रहा गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान किस आधार पर चेंज होता है वो हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक चीज पता होगा, ये हमारे पास पृथ्वी है। पृथ्वी में दो ध्रुव देखने को मिलता है, एक नॉर्थ ध्रुव होता है और एक होता है साउथ ध्रुव। क्लियर है? और साथ ही एक बीचों बीच रेखा होता है जिसको हम विषुवत रेखा क्या बोल देते हैं, विषुवत रेखा, या इसी को बोल दिया जाता है भूमध्य रेखा। क्लियर है? भूमध्य रेखा। अब हमको ये पता है कि जो पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण है वो डिपेंड करता है पृथ्वी के त्रिज्या पर। यदि मान लीजिए ये सेंटर है आपके पास, तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो जी जो होता है डिपेंड करता है किस पे, पृथ्वी के त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्या करता है, उस पर डिपेंड करता है ये। क्लियर है? ये है आपके पास पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करने का कारण। अब जैसे जैसे त्रिज्या का मान कम होगा वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ज्यादा होते जाता है। और त्रिज्या का मान यदि ज्यादा होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान वैसे वैसे क्या होते जाएगा, जस्ट कम होते जाता है। तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं वो अब थोड़ा क्या है, पृथ्वी अंडाकार है, चपटा हुआ है, तो ये त्रिज्या पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा जो गुरुत्वीय क्षेत्र है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ध्रुव में देखने को मिलता है। और सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है, केंद्र से बात करें दूरी, तो यहाँ पर विषुवत रेखा में गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा होता है कहाँ पर, इन ध्रुवों पर, है ना, सबसे ज्यादा होता है गुरुत्वीय क्षेत्र का मान, और सबसे कम कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। और ये पृथ्वी के घूर्णन गति पर भी निर्भर करता है। पृथ्वी के घूर्णन गति पर इन ध्रुवों में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन विषुवत रेखा में जो भी वस्तु होगा ये क्या होगा, इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। तो आपका सवाल ये है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ ज्यादा होगा। ये हो सकता है विषुवत वृत्त तथा ध्रुवों में समान होगा, बिल्कुल गलत है भाई। ध्रुवों में ज्यादा होता है जबकि विषुवत रेखा में कम होता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, भाई ध्रुवों में अधिकतम होता है, मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है कहां पर, इन ध्रुवों में गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम होता है। क्लियर है? फिर बोला गया विषुवत वृत्त में न्यूनतम होता है, ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है। तो ध्रुवों से यदि आप विषुवत वृत्त की ओर आओगे इस प्रकार से तो बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। यही हमारा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का मान क्या होता है? अब पृथ्वी के किसी भी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई जो जी का मान होता है कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है दोस्तों यहाँ पर जी का मान, तो हम कहेंगे 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के बराबर होता है। हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है ये है 9.8 मीटर, है ना, प्रति वर्ग सेकंड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल।
ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता बोला गया है। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है किन किन चीजों पर निर्भर करता है और किन किन चीजों पर निर्भर नहीं करता वो हम देख लेते हैं। तो इतना तो हमको पता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, ये गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है किसके, तो हम कहेंगे उनके द्रव्यमान के गुणनफल के। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य के दूरी के वर्ग के। क्लियर है? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, एक तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, है ना, द्रव्यमान के बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा किन्हीं दोनों पिंडों का, उनके मध्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ज्यादा होगा। यदि हम बात करें उनके मध्य की दूरी बढ़ने से, है ना, यहाँ पर बोला गया कि ये मध्य की दूरी है, किन्हीं दो पिंडों के मध्य की दूरी। अब मध्य की दूरी क्या है भाई, यदि मान लो मध्य की दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान वैसे क्या होगा, कम होगा। दूरी कम होने पर मान लो दो पिंड पास पास में है, ये दोनों पिंडों के बीच और ये दो पिंडों के बीच, मैं ये कहूं कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा कहाँ होगा, तो हम कहेंगे भाई इनके बीच की दूरी कम है तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा, मतलब ज्यादा होगा। और यहाँ पर इनके बीच की दूरी ज्यादा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कम देखने को मिलेगा। तो हम एक चीज तो समझ गए कि भाई दूरी बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी क्या होता है, कम होता है। अब हमारे पास ऑप्शन है उनके बीच की दूरी। भाई उनके बीच की दूरी प्रभावित करता है गुरुत्वाकर्षण बल को। यदि बढ़ा देंगे दूरी को तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाएगा और पास ला देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। तो ये निकाय तो आपके पास सही है। दूसरा, उनके द्रव्यमान के गुणनफल, भाई गुणनफल पर निर्भर करता है। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है किन्हीं भी दो पिंडों के गुणनफल पर निर्भर करता है। क्लियर है? फिर दिया गया है गुरुत्वीय स्थिरांक। अब आपके पास स्थिरांक पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यदि हम जी का मान लिखें, एफ का मान लिखना चाहे, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या होता है, जी, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं हम m1 इंटू m2 अपान क्या हो जाता है, आर के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय नियतांक पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। गुरुत्वीय नियतांक के बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा और गुरुत्वीय नियतांक के घटने से गुरुत्वाकर्षण बल का मान घट भी जाता है। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है, उनके द्रव्यमानों के योग पर डिपेंड नहीं करता भाई, बल्कि गुणनफल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर असत्य ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या होगा, असत्य ऑप्शन होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये रहा नेक्स्ट सवाल। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमको इतना पता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये बराबर होता है उनके मध्य की दूरी के वर्ग के। ठीक है? अब मैं चाहता हूं यदि मैं ये लिखूं कि भाई अब मान लो इसको हम दुगुना कर दें, ये पहले वाला कंडीशन है। दूसरे वाले कंडीशन की बात करें, अब एफ और हमने दूरी को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, मतलब 2r का हम क्या कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए। तो आप देख पाओगे कि 1 बाई क्या हो जाएगा, ये 4r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले मान लो ये 1 गुना कम था तो अब कितना हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, कितने गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर बोला गया कि गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में बढ़ेगा। बढ़ेगा का है भाई, क्योंकि इसके बढ़ने से, दूरी के बढ़ने से बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ना, दूरी के बढ़ने से ये क्या होता है, घटता है, और इसके घटने से क्या होता है, बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो रहा है आपके पास, बढ़ रहा है, और ये बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ऑटोमेटिक क्या होते जाएगा, घटेगा। क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर घट रहा है जैसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इसके अकॉर्डिंग देखिए, पहले 1 था, अब कितना हो गया, 4, मतलब कहीं ना कहीं उनके बीच की दूरी बढ़ा है, और दूरी बढ़ेगा तो इसका सीधा सिंपल मतलब ये है कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा। और कितना कम होगा, इसी के अकॉर्डिंग कम होगा। 1 गुना बढ़ा है तो 1 गुना कम होगा, 4 गुना बढ़ेगा तो 4 गुना कम होगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय बल 4 गुणन में कमी हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार हम क्या करते हैं, इसको इस समीकरण से भी हल करते हैं कि भाई F1 मान लेते हैं, F2, और इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो R2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर। यही होता है। हमने क्या किए, ये हमने फार्मूला बना लिए। अब हम लिख देंगे यहाँ पर F1 अपान F2 इक्वल, ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4r का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास r का स्क्वायर। तो आप कहोगे ये दोनों आपस में कट गए, तो F1 इक्वल कितना हो जाएगा, 4 F2 के बराबर में। तो हम कहेंगे कि ये भाई गुरुत्व बल पहले की अपेक्षा क्या हो गया, घट गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है कथन, दिया गया है, दिए गए दो कथनों में ए और बी में से कौन सा यह सत्य है, ये हमको बताना है। पहला कथन ये है कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, आपको बताना है कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल एक्चुअल में है क्या। तो पहला हमारे पास आप दिया गया है कि भाई दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणन का सीधा अनुपातिक। मैं अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये डायरेक्ट अनुपातिक होता है किसके, m1 इंटू m2 के, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य के गुणनफल के डायरेक्ट समानुपाती होता है। और हम ये भी देखे हैं कि भाई जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये देखे हैं। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल सीधा सीधा अनुपातिक है, ये हमारे पास डायरेक्ट क्या है, सही है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधा अनुपातिक है, सीधा अनुपातिक नहीं है भाई बल्कि ये व्युत्क्रमानुपातिक है। दिख रहा ना भाई, 1/r के स्क्वायर मतलब व्युत्क्रमानुपातिक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन, ये जो बी वाला जो है ये गलत है। तो केवल बी सत्य है, ए असत्य है, गलत है। ए और बी दोनों असत्य, ये भी गलत है। केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिएगा अगला सवाल। यदि धरती की घूमने की गति मतलब घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया है। अब मैं कुछ देर पहले बताया हूं कि यदि हमारे पास एक पृथ्वी है, ये हमारे पास ध्रुव है नॉर्थ और ये हमारे पास साउथ है, और भाई ये भूमध्य रेखा होता है, ठीक है, भूमध्य रेखा है। हम एक चीज देखे हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, ये पृथ्वी के त्रिज्या के है ना वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने ये देखे कि भाई सबसे ज्यादा ध्रुवों में होता है मैक्सिमम गुरुत्वीय त्वरण का मान, और सबसे कम कहाँ पर होता है, तो सबसे कम होता है यहाँ पर मिनिमम देखने को मिलता है कहाँ पर, पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर। क्लियर है। लेकिन पृथ्वी के क्या घूर्णन गति से पृथ्वी के में रखे वस्तु के वजन पर प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई। यदि मान लो गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज होता है पृथ्वी के घूर्णन से, तो त्वरण के चेंज होने से उसके भार में भी चेंजेस आएगा। मान लो त्वरण बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, त्वरण घटेगा तो भार घटेगा, क्योंकि वस्तु को क्या है, गुरुत्व बल को ही वस्तु का हम क्या बोल देते हैं, भार बोल देते हैं। मतलब सीधा सीधा ये क्या है, उसके गुरुत्व बल पर डिपेंड करता है। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी के जो अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण क्या होता है कि भूमध्य रेखा में कमी देखने को मिलता है, और किसमें, उसके गुरुत्वीय त्वरण के मान में। एक चीज हमेशा याद रखना है ना, लेकिन भूमध्य रेखा में ही कमी देखने को मिलेगा, ध्रुवों में कमी देखने को नहीं मिलता। अब इसमें यदि कमी देखने को मिला किसके कारण, घूर्णन गति के कारण, तो सिंपल सी बात है वजन भी क्या होगा, कम होगा। तो वजन तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा या दुगना हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपल ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई पृथ्वी के ध्रुवों में उसका वजन जो होगा किसी वस्तु का, वो क्या हो जाएगा, पहले से कम देखने को मिलेगा या घट जाएगा। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट सवाल है ना, प्रयोग, एक विशेष सूचना और है ना, प्रयोगशाला परिचालक का साथ में है ना टेस्ट सीरीज चालू है हमारे संस्थान द्वारा प्रयोगशाला परिचालक के लिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज चालू है जिसके प्राइस मात्र 149 रुपए रखा गया है ना, इतना ही रखा गया है। यदि आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप संपर्क कर सकते हो और परचेस कर सकते हो। क्लियर है। आपको हर एक लेवल जिस तरह से एग्जाम पूछे जाते हैं, व्यापम में सवाल बनते हैं, वैसे वैसे सवाल हम लाने वाले हैं। क्लियर है भाई। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को तिगुना कर दिया जाए, मान लो आप द्रव्यमान को क्या कर रहे हो, तिगुना कर रहे हो, तो दोनों वस्तुओं के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा सवाल है। हम अभी देखे हैं कि जो बल होता है ये बराबर होता है किनके, उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के। क्लियर है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में मैं क्या चाहता हूं कि अब मैं द्रव्यमान को तिगुना कर देता हूं। पहले एक गुना था, तिगुना हो जाएगा तो मैं 3m लिख सकता हूं, 3m1 इंटू 3m2। क्लियर है। यहाँ पर गुणा करने पर ये m1 इंटू m2 देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 3 तिया 9 m1 इंटू m2 देखने को मिलेगा। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ पर बताओ कि भाई सिंपल सी बात है, द्रव्यमान ज्यादा देखने को मिला तो द्रव्यमान बढ़ने से सिंपल सी बात है गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ जाएगा, और कितने गुना बढ़ जाएगा। मान लो यहाँ पर यदि एक बल रहा होगा गुरुत्वाकर्षण का, तो यहाँ पर कितने गुना बढ़ गए, 9 गुना हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है बल 2 गुना हो जाएगा, बल समान रहेगा,
बल 9 गुना होगा या बल 3 गुना होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, बल 9 गुना हो जाएगा पहले के तुलना में। क्लियर है, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट सवाल। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम खाली स्थान पर लागू होता है। ठीक है, अब हमको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वभौमिक नियम कहां पर लागू होता है, किन्हीं भी दो वस्तुओं के पिंडों पर, है ना, उनके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, किन्हीं भी दो पिंडों पर लागू होता है, इतना तो हमको पता है भाई, है ना। ये मान लेते हैं m द्रव्यमान की वस्तु और ये m2 द्रव्यमान की वस्तु, इन्हीं दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है। तो सूर्य और ग्रहों के बीच, वस्तुओं के किसी भी युग्म के बीच, या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, और पृथ्वी और सूर्य के बीच। चाहे तो ये भी आप कह सकते हो कि भाई पृथ्वी और चंद्रमा के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, लेकिन सार्वभौमिक नियम हमको ऐसे ऑप्शन को चुनना है जिसमें सभी लागू हो जाए। तो हम कहेंगे यहाँ पर यदि मैं टारगेट कर रहा हूँ पृथ्वी और चंद्रमा, तो केवल इसी को ओनली वाला फीलिंग आ रहा है। कौन सा वाला, ओनली, ओनली किस पर लागू होता है, पृथ्वी और चंद्रमा पर, तो ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए, है ना। वैसे तो सब के सब गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं, तो ब्रह्मांड हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का के नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो केवल ओनली वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वस्तुओं के किसी भी युग्म, किसी भी जोड़े पर ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, फॉलो करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। जी का मान खाली स्थान के साथ बढ़ता है बोला गया है। अब ये गुरुत्वीय त्वरण जो है ना जी, ये जी का मान किस पर डिपेंड करता है, तो हम एक चीज देखें कि गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा कब। तो मैं अभी कुछ देर पहले बताया था कि भाई जी जो होता है ये पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इतना तो हमको पता है। ठीक है, मतलब मैं ये कहूंगा कि यदि मैं त्रिज्या को बढ़ाऊंगा, त्रिज्या के बढ़ने से जी का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, त्रिज्या के बढ़ने से जी का मान क्या होगा, कम होगा, और त्रिज्या के घटने से जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे मैं ऊंचाई को कम करते जाऊंगा गुरुत्वीय त्वरण का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर कि भाई ऊंचाई में कमी करने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिएगा अगला सवाल। मुक्त रूप से गिरना केवल खाली स्थान में संभव है बोला गया। यदि किसी पिंड को हम स्वतंत्र पूर्वक या मुक्त रूप से यदि हम गिराना चाहें, भारहीन कंडीशन की बात चले, या हम मुक्त रूप से ही बात कर लें, है ना, तो कौन से कंडीशन हो चाहिए, क्या वातावरण में यदि गिरा तब वो मुक्त अवस्था में गिरेगा, कि वायु में, कि समुद्र में, कि निर्वात में। मुक्त अवस्था का मतलब ये है कि उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट ना हो, रत्ती मात्र का रुकावट ना हो, तब तो हम मुक्त अवस्था में कह सकते हैं। यदि वातावरण है तो वातावरण में सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ होगा, है ना, वातावरण में। तो कहीं ना कहीं यदि किसी पिंड को वातावरण में गिराया जाता है, तो वो वातावरण में जो भी चीज उपस्थित होगा वो उस वस्तु के गिरने का कहीं ना कहीं विरोध तो करेगा। तो ये तो मुक्त अवस्था रहा नहीं। वायु की बात करें तो वायु खुद एक प्रकार से क्या करता है, प्लवन का सिद्धांत को फॉलो करता है। मतलब वायु में वस्तु का भार कम हो जाता है थोड़ा, क्यों, ये खुद क्या करता है, उस वस्तु को उठाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर तो वस्तु मुक्त अवस्था में गिरेगा नहीं। यदि हम बात करें समुद्र में, तो समुद्र भी क्या करता है, आर्किमिडीज के नियम को फॉलो करता है। ये भी वस्तु के भार को क्या करता है, कम कर देता है, धीमा कर देता है। तो यहाँ पर भी मुक्त अवस्था वाला नहीं आएगा। हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। जहां पर कोई भी कण उपस्थित ना हो, वहां पर कोई भी वस्तु को यदि गिराया जाए तो बिना रुकावट के गिरेगा, मुक्त अवस्था जिसको हम कह सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, देखिएगा अगला सवाल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति खाली स्थान के कारण होती है। अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की यदि गति की बात करें, है ना, ये हमारे पास पृथ्वी है, और पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए, है ना, चंद्रमा इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी जो होता है सूर्य का चक्कर लगा रहा है इस प्रकार से। क्लियर है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति का मेन कारण होता है गुरुत्व बल, है ना। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे से यदि किसी बल से जुड़ा होता है, तो किस बल से जुड़ा होता है, तो गुरुत्व बल से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, देखिएगा अगला सवाल। अब जी का मान त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, किसी छात्र को जी का मान कहां पर न्यूनतम प्राप्त होगा। अब जी का मान यहाँ पर त्रिज्या पर मैं पहले ही बताया कि भाई जी का मान किस पर डिपेंड करता है,
उसके त्रिज्या पर डिपेंड करता है, किसी भी पिंड के त्रिज्या पर। यदि त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो जी का मान कम होगा, त्रिज्या को कम कर देंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जहां पर त्रिज्या कम होगी वहां पर जी का मान सबसे ज्यादा होगा। तो जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यदि पृथ्वी की बात करें तो ध्रुवों में, है ना। तो ध्रुवों में जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर जो सी होगा ध्रुव, ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यदि केवल ध्रुवों में आपको ये स्पेसिफिक कर दे कि उत्तरी ध्रुव या साउथ, है ना, नॉर्थ कि साउथ ध्रुव में सबसे कम होता है या ज्यादा होता है, तो आप कहोगे साउथ में सबसे ज्यादा होता है। याद रखना, मैक्सिमम होता है। और साउथ में, नॉर्थ में सबसे ज्यादा होता है। साउथ की बात करें तो थोड़ा कम होता है, किससे? नॉर्थ की अपेक्षा थोड़ा कम ही होता है। यदि मैक्सिमम की बात करें तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कहाँ पर? नॉर्थ ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर केवल ध्रुव की बात किया गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिए, अब मान लो आपको दे दिया जाए भूमध्य रेखा, दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या इनमें से कोई नहीं, तो आप किसको मारना? उत्तरी ध्रुव को ही अपना करेक्ट आंसर मानना है। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? अब किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच या किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा। एकदम बेसिक सवाल था। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट सवाल, एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण में कितना समय लेता है? जनरली आपको पता होना चाहिए कि जो जियो सैटेलाइट होते हैं जितने भी, है ना, यदि मैं एक पृथ्वी की बात करूं तो जियो सैटेलाइट जो भी यहाँ पर लगाया रहता है, इस प्रकार से जियो सैटेलाइट लगा दिए हैं, ये पृथ्वी के सतह से मैक्सिमम 36,000 किलोमीटर की दूरी पर लगा होता है। आपको पता होना चाहिए। कई बार पूछता है कि पृथ्वी के केंद्र से कितने किलोमीटर की दूरी, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि 42,000 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित रहता है। क्लियर है? जियो सैटेलाइट की यदि हम बात करें तो पृथ्वी के केंद्र से 42,000 किलोमीटर की दूरी पर और पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर क्या लगा दिया जाता है? जियो सैटेलाइट, है ना, या भूस्थायी उपग्रह। और भूस्थायी उपग्रह जो होता है पृथ्वी की गति का अनुसरण करने लगता है। यदि पृथ्वी एक राउंड जो होता है, पृथ्वी अपने खुद का एक राउंड कितने दिन में लगाता है? तो आप कहोगे 24 घंटे में लगाता है। दिन नहीं, घंटों की बात कर रहे हैं। पूरा अपना देखो, पृथ्वी में दो प्रकार की गति होता है, एक होता है घूर्णन गति और एक होता है हमारे पास परिक्रमण गति। ठीक है भाई, दो गति होता है। घूर्णन गति क्या होता है? जैसे लट्टू के समान खुद अक्ष में, खुद के स्वयं के अक्ष में घूमना, क्या होता है? घूर्णन गति। परिक्रमण गति क्या होता है कि भाई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये होता है परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है, आपको पता होना चाहिए। दिन रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन गति। और ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन, ये किसके कारण होता है? तो परिवर्तन होता है आपके पास परिक्रमण गति के कारण। क्योंकि जियो सैटेलाइट जो है पृथ्वी का अनुसरण करता है, तो पृथ्वी एक दिन में मतलब 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है, तो ये भी क्या करेगा? 24 घंटे में एक चक्कर क्या कर लेता है? लगा लेता है। तो जियो सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग जाएगा? तो हम कहेंगे भाई 24 घंटे का समय लगेगा। यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा अगला सवाल, अब जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात है। अब आपको बताना है कि जी की इकाई जो है यदि त्वरण की इकाई के समान है, इसका मतलब ये है, बोलना चाह रहा है कि भाई जी इक्वल स्मॉल जी के बराबर है, यही है ना भाई। तो हम कहेंगे कि भाई जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मान होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड के बराबर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है, आप कहाँ करोगे? विषुवत रेखा से एक बार तो उत्तर ले जाओगे और एक बार दक्षिण ले जाओगे। हमारे पास पृथ्वी है, ये उसका नॉर्थ और ये साउथ। हमको पता है कि यहाँ पर जी का मान मैक्सिमम होता है, यहाँ पर भी जी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। यहाँ पर ये जो आपके पास विषुवत रेखा, यहाँ पर मिनिमम होता है। ठीक है, मिनिमम होता है। अब हमने क्या किया, इस वस्तु को एक बार इधर ले जाना चाह रहे हैं और एक बार इधर ले जाना चाह रहे हैं। अब कम से आप मैक्सिमम की ओर ले जाओगे, मैक्सिमम की ओर ले जाओगे मतलब जी का मान बढ़ेगा। जी का मान बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, वस्तु का भार भी बढ़ेगा, है ना। यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है क्या? दक्षिण ध्रुव, किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाए तो उसका भार बोला गया है। अब जी के बढ़ने से क्या होगा? भार भी बढ़ेगा। भार भी क्या होगा? यहाँ पर बढ़ना चालू करेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, यदि हम किसी वस्तु को
विषुवत रेखा से नॉर्थ गोलार्ध या साउथ गोलार्ध कहीं भी ले जाए, जी का मान बढ़ेगा और जी के मान के बढ़ने से वस्तु का भार भी बढ़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है, गलत है। समान रहता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। तो भाई सिंपल सी बात है, चाहे आप उत्तरी ध्रुव की ओर ले जाओ या दक्षिण ध्रुव की ओर ले जाओ, भार बढ़ेगा और यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, देखिएगा अगला सवाल। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम पर खाली स्थान पर लागू होते हैं। रिपीटेड सवाल है। आपका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी जो था दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर क्या था? करेक्ट आंसर था। देखिएगा नेक्स्ट सवाल। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है, जब भी हम किसी पत्थर को ऐसे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर की ओर फेंकने पर जब वो ऊपर सबसे ऊपरी वाला हिस्सा या शीर्ष अपने मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तब की बात कर रहे हैं, तो इसका वेग एवं त्वरण दोनों शून्य हो जाता है। वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड होता है तथा त्वरण शून्य होता है। वेग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड और त्वरण समान बना रहता है। अब त्वरण या एक्सीलरेशन होता क्या है? तो हम कहेंगे भाई समय के साथ वेग में परिवर्तन। हमने जब पत्थर को या किसी पिंड को उछाले थे तो उस समय वेग मैक्सिमम था और वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। इसका मतलब है कि मैक्सिमम स्पीड से मिनिमम, मतलब मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम वेग से मिनिमम वेग प्राप्त करना। पत्थर को जब हम उछाले यहाँ से तो यहाँ पर उसका जो वेग था ये मैक्सिमम था। क्लियर है? मानते हो आप? मैक्सिमम था। और ये पत्थर यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद कुछ समय रुकेगा और रुकने के बाद पुनः क्या होगा? वापस आएगा। तो जब यहाँ पर आएगा तो वेग का मान क्या हो गया? यहाँ पर वेग का मान तो 0 हो गया भाई। यहाँ पर वेग का मान मैक्सिमम था, वहां पर वेग का मान क्या हो गया? मिनिमम हो गया। अब हम ये कहेंगे कि त्वरण पर क्या लागू होगा? तो त्वरण मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोल देते हैं? त्वरण कहते हैं। तो भाई मेरे बताओ, जैसे जैसे इसने दूरी तय करते गए, ऊंचाई पर जाते गए, वैसे वैसे वेग कम होते गए, मतलब त्वरण का मान क्या हुआ? सबसे ज्यादा चेंजेस होने लगा। और सबसे ज्यादा चेंजेस होगा तो त्वरण का मान मैक्सिमम होगा। ए का मान क्या होगा? यहाँ पर मैक्सिमम होगा। यदि वेग सबसे ज्यादा चेंज हो रहा है तो यहाँ पर त्वरण का मान मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कंडीशन में त्वरण ए की वैल्यू होता है मेरे प्यारे भाई 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के बराबर। अप्रोक्सीमेट में यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कि भाई त्वरण मैक्सिमम होगा, मतलब 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, लेकिन वेग का मान क्या हो जाएगा? 0। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा, वेग शून्य होता है तो त्वरण का मान लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाता है। और यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो टोटल न्यूमेरिकल होगा, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगले जो सेशन होगा, नेक्स्ट कल का जो क्लास होगा, उसमें हम उस टाइप के सवालों को भी लेकर आएंगे। क्लियर दोस्तों? धन्यवाद।